नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी। महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली। महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली। प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न धरे। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों से सत्कार करे, कांटों की चिंता न धरे। मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे,
वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा
हमने जज्जर विश्राम सदन के श्री अमन भाटिया और दूरदर्शन के कार्यक्रम देने वाली और गीत संगीत की शिक्षिका श्रीमती तनुश्री दत्ता जी के मधुर स्वरों में भजनों का आनंद लिया है। तबले पर उनका साथ दे रहे थे सुशील झा जी। एक बार पुनः आप सभी से आग्रह है कि इन तीनों कलाकारों का करतल ध्वनि के साथ उत्साहवर्धक करें। सेवा का भाव ही मनुष्य में मनुष्यता को कायम रखता है। सेवा भाव आत्म संतोष के साथ आत्म प्रेरणा के भाव को भी जागृत करता है। अब कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ के लिए मैं न्यास के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी गोयल जी के साथ अपने आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों आदरणीय स्वांत रंजन जी, श्री मोहन नागर जी, श्री विक्रम रावत जी, श्री श्याम बागड़ी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। न्यास के अध्यक्ष और सभी सामान्य अतिथियों से आग्रह की दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। आदरणीय स्वांत रंजन जी, आप मूलतः काशी से हैं। आपने BHU से MSc करने के पश्चाताप संघ के प्रचारक बने। संघ में प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख के दायित्व का निर्वहन करते हुए आप संघ में अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख हैं। आपका केंद्र लखनऊ है। आपका स्वागत करने के लिए मैं विनोद किला जी और श्री सोनल गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं बैतूल्य मध्य प्रदेश से पधारे हुए प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करने वाले माननीय मोहन नागर जी का स्वागत करने के लिए श्रीमान बलदेव गुप्ता जी और श्री LR अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। कुशल और अनुभवी ओलंपिक कोच श्री विक्रम जी का स्वागत करने के लिए श्री साकेत अग्रवाल जी और उमेश गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत आभार। आज के हमारे श्री स्वागत अध्यक्ष श्रीमान श्याम बागड़ी जी, चेयरमैन बागड़ी ग्रुप जी के लिए मैं श्रीमान राकेश अग्रवाल जी और श्री देवेश शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। न्यास पूरे वर्ष भर में 19 विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहा है। अभी आपके सामने श्री विपिन त्यागी जी द्वारा एक वीडियो प्रस्तुत के माध्यम से न्यास के इन कार्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाएगा। इसके संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। समाज के निर्धन एवं उपेक्षित वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए भावराव देवकर सेवा न्यास के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1993 में लखनऊ में एक मोबाइल चिकित्सालय से प्रारंभ होने वाली इस यात्रा में पिछले 31 वर्षों में देश के 7 राज्यों में अपने 18 प्रकल्पों के माध्यम से अभी तक 90 लाख से अधिक लोगों के जीवन को सेवा के माध्यम से स्पर्श किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यास अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश के 6 बड़े रेफरल अस्पतालों के लेकर
अब आए बात के रोगी एवं उनके सहायकों को रहने के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था माधव विश्वास सदन के नाम से करना है। आपने वीडियो के बाद कौन है वो शख्स जिनके परिश्रम से भाव रावदेव सेवा न्यास का विस्तार हुआ? कौन है वो है हमारे माननीय ब्रह्मदेव जी शर्मा, जिन्हें हम प्यार से भाई जी कहते हैं, पुकारते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का आज हमारे बीच उपस्थित रहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। स्वास्थ्य के कारणों से उनका अनेक वर्षों से न्यास के कार्यक्रमों में आना संभव नहीं हो पा रहा था। आज की उपस्थिति हम सभी को उत्साहित करने वाली और प्रेरणा देने वाली है। भाव रावदेव स्मृति सेवा सम्मान की चयन समिति के सदस्य और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता श्री सुरेश भाई कुलकर्णी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज अपने कार्यक्रम में सौभाग्य से माननीय श्री दुर्गा दास जी उइके उपस्थित हैं, जो सांसद हैं बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश से। आप भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति मामले भी संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त न्यास के सचिव श्री राहुल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री राम अवतार जी किला, सह कोषाध्यक्ष श्री संजय गर्ज जी, न्यासी श्री विष्णु मित्तल जी, सुधीर मित्तल जी और श्री राजीव गुगलानी जी सहित न्यास के अनेक न्यासी और न्यास के विभिन्न प्रकल्पों के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं स्वागत भाषण के लिए श्री श्याम बागुड़ी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय भाई जी को प्रणाम करता हूँ और आज उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आदरणीय स्वांत रंजन जी जो आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, हमारे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी गोयल, श्री मोहन नागर जी, श्री विक्रम सिंह जी, न्याय के सभी पदाधिकारी, सबको, सब भाइयों और बहनों, सबको मेरा प्रणाम। आज जो दो जिनको सम्मान मिल रहा है और उनके बीच में उनके साथ मेरा यहाँ रहना बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मोहन नागर जी के बारे में जो मैंने पढ़ा और जो समझा, वो जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए, जल को, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो जल का संरक्षण करने का कार्य उनका है। और जिस ढंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर इस कार्य पे और लोग नहीं जुड़े और ज़्यादा काम नहीं हुआ तो आगे जा कर के पर्यावरण में बहुत, और ऑलरेडी काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इसका कार्य बहुत ही ज़रूरी है और इसमें बहुत से लोगों को जुड़ना चाहिए। इनको देख करके हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी और हम भी बहुत से लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे। दूसरे श्री विक्रम सिंह जी, ये कोच हैं ओलंपिक्स में और कोच गुरु होते हैं और गुरु तो गोविंद से भी ऊपर है। तो इनका तो स्थान, और इनके कारण बहुत से हमारे एथलीट और बहुत से लोग इनसे प्रेरणा लेकर के, इनसे शिक्षा लेकर के और देश का नाम रोशन करेंगे। अब थोड़ा मैं न्यास के बारे में, बहुत सी चीज़ें तो आपने देखी है, पर सबसे ज़्यादा जो जैसे खाने का काम हो रहा है और दिल्ली के अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था है, जो गरीब लोग वहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, और न्यास के 6 जगह विश्राम सदन है, वहाँ पे करीब 2500 से ज़्यादा बेड्स हैं। और जहाँ पर जो पेशेंट इन अस्पतालों में, जो मोस्टली शायद 4 तो उसमें एम्स ही हैं, वहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं उनके परिवार वालों के लिए
रहने की व्यवस्था है। कभी वहाँ पर पेशेंट भी जब छुट्टी मिलती है, थोड़े दिन रहना होता है, तो वो भी रह सकते हैं। और मैंने तो, मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 जगह, मतलब ऋषिकेश और दिल्ली विश्राम सदन में तो मैं काफ़ी दफ़े गया हूँ। और जब उनको देखते हैं कि उनके परिवार जब बाहर रोड पे होते हैं और जब उनको अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, तो उससे रोगी को भी एक मन में बहुत बड़ी शांति मिलती है कि मेरे परिवार का ध्यान रखा जा रहा है। मैं तो तकलीफ में हूँ पर वो तकलीफ में नहीं है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। बीमारी का जो दुख है वो तो रहेगा, पर कम से कम उनके परिवार लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। तो इससे मेरा एक अनुरोध है कि कुछ लोग वहाँ जाए और देखें किस तरह की वहाँ पे सेवा की जा रही है और किस तरह से लोग वहाँ पे, और जो काम करने वाले भी हैं वो भी सब सेवा भावी है। दिल्ली में तो आपको जाने के लिए वहाँ पे वो भी है, गोल्फ कार्ट है, जिससे कि आराम से आदमी विश्राम सदन से अपने हॉस्पिटल तक जाके अपना इलाज करवा सकता है। अब मैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है जिस संस्था को आदरणीय अटल बिहारी जी ने शुरू किया था, वो इसके सबसे पहले संस्थापक थे, सबसे पहले अध्यक्ष थे। उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सभी मेरे साथ में जो काम करने वाले और इसमें साथ में मेरे को जोड़ने वाले, किला जी भी यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने ही मेरे को इससे जोड़ा और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग इससे जुड़े और इससे जो वहाँ जा कर के, वहाँ काम देख कर के जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं मिलती है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहाँ आएँ, देखें, दिल्ली विश्राम सदन आएँ, ऋषिकेश आएँ, और भी जगह जा सकते हैं। और इसी के साथ सबको प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। पहली बार समर्थ भारत कैरियर डेवलपमेंट सेंटर को सपोर्ट कर रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम भी हमारे इस कार्यक्रम में आई है। हम उन सभी का भावरव देवव्रत सेवा न्यास में स्वागत करते हैं। डगर कठिन होगी शायद, पर साथ तो आकर के देखो, हर संकट से सब तर जाएंगे, जरा हाथ बढ़ाकर के देखो। सेवा की शुरुआती डगर थोड़ी कठिन जरूर है, परंतु आगे अपार आनंद के क्षण प्राप्त होते हैं। ऐसे ही सेवा भाव से प्रेरित हैं मोहन नागर जी। मैं श्रीमती सीमा गुगलानी जी को आमंत्रित मंच पर आमंत्रित और निवेदन करती हूँ कि वो श्रीमान मोहन नागर जी का अभिवादन पत्र वाचन करें। धन्यवाद प्रज्ञा जी। परम आदरणीय श्री मोहन नागर जी के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। जो समाज हित समर्पित रहे सदा गतिमान, ऐसे उत्तम व्यक्ति का जग करता सम्मान। लोक कल्याण की उत्तम भावना से ओतप्रोत, जिसने सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य, धर्म, कर्म और अर्थ मान लिया हो, ऐसे दिव्य बहुआयामी व्यक्तित्व का सम्मान करना एक पुनीत कार्य है। इस दिशा में अग्रसर भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आज देश की राजधानी दिल्ली की पावन धरती पर श्री मोहन नागर जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। सम्मान्य अजनावर्ष यानी भारत के मध्य प्रदेश में स्थित राजगढ़ जिलांतर्गत रामपुरिया गांव में पिता श्री भंवरलाल नागर के पावन आश्रय में माता श्रीमती गुलाब देवी जी की कोख से 23 फरवरी 1968 में जन्मे, पले बड़े। बाल्यकाल में ही माता पिता से प्राप्त सत् संस्कारों के साथ प्रेम सेवा, सहकार, सत्यान्याय, उदारता एवं राष्ट्रभक्ति के बीजों को आपने कालांतर में पुष्पित, पल्वित एवं विकसित किया है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा नागर, पुत्री भारती एवं पुत्र भारत नागर की सहयोगी भूमिका सराहनीय है। प्रयोगधर्मी बैतूल के 7 जनजातीय विकास खंडों में 200 से अधिक ग्रामों में संपर्क, पदयात्रा, अत्यंत पिछड़े सुदूर वनांचल में 500 जनजातीय ग्रामों में एकल विद्यालय का शुभारंभ, कुपोषण के शिकार जनजातीय परिवारों को बचाने के लिए सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, अन्नपूर्णा
का शुभारंभ, शासकीय विभागों के साथ मिलकर जल, भूमि, वन संरक्षण हेतु सहयोग, श्रमदान का शुभारंभ, वर्षा जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्भरण, बोरी बंधान पानी रोको, जल महोत्सव जैसे श्रमदान मूलक कार्यों द्वारा प्राकृतिक संसाधन जल व जमीन को सहेजने व बचाने हेतु लोगों को जागरूक करने आदि कार्यों में आपकी प्रयोगधर्मिता एवं सेवा भावना परिलक्षित हो रही है। शिक्षाविद, शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम व राज्य ओपन स्कूल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टास्क फोर्स मध्य प्रदेश, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी जबलपुर तथा मध्य प्रदेश शासन वाइल्ड लाइफ बोर्ड आदि संस्थाओं से सदस्य के रूप में जुड़कर आपने अपनी योग्यता क्षमता का सराहनीय परिचय दिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गौ सेवा के लिए गोपाल पुरस्कार, नदी व जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के कारण भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी सम्मान 2019 और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा चतुर्मास काव्यकृति पर दुष्यंत कुमार साहित्य अकादमी पुरस्कार से महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना आपके द्वारा संपादित श्रेष्ठ कार्यों का परिचायक है। इतना ही नहीं, तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग में शिक्षित होना तथा 1992 से 1997 तक जिला प्रचारक के रूप में राष्ट्रहित व समाज हित के कार्यों में योगदान अभिनंदनीय है। प्रशासन व सामाजिक संगठनों के साथ बैतूल की माचना नदी पुनर्जीवन अभियान, सतपुड़ा जलाशय स्वच्छता अभियान तथा आज़ादी के अमृत काल में जन भागीदारी से पौधरोपण द्वारा ताप्ती उपवनों की स्थापना, कोरोना काल में भारत भारती संस्था के माध्यम से हजारों राहगीरों के आश्रय स्थल व भोजन व्यवस्था आदि कार्य आपकी सेवा भावना और राष्ट्रभक्ति को उजागर करती है। अभिनंदनीय। आज बैतूल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आपने अपने परिश्रम, लगन और सामाजिक सरोकार के कार्यों से एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपके द्वारा किए गए कार्य समाज के लिए अनुकरणीय हैं। बिना किसी आर्थिक और वित्तीय सहयोग के जन आवश्यकता के कार्यों को श्रमदान व जन सहयोग से कैसे किया जाए, आप इसके कुशल योजक हैं। न्यास परिवार ऐसे शिक्षाविद, चिंतक, योजक, मनीषी ऊर्जा से संपन्न, सेवाभावी, समाज सेवी, राष्ट्रभक्त को भाऊराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान 24-25 से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित हो रहा है। मंगलमय प्रभु से प्रार्थना है आप यशस्वी एवं चिरंजीवी हों। धन्यवाद। उपस्थित महानुभावों से अनुरोध है कि वे श्री मोहन नागर जी को सम्मानित करें। श्री मोहन नागर जी का सम्मान जल संरक्षण के पुनीत और वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सेवा कार्य से जुड़े सभी लोगों और संस्थाओं का सम्मान है। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि कृपया तालियों से स्वागत कीजिए। छोड़ के अपने सुख की चिंता, मजबूर की फिक्र करके देखो, इन सब में मिलने वाले उस सुख को पाकर तो देखो। न्यास के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली श्रीमती सुशीला किला जी से अनुरोध है कि वे आज सम्मानित होने वाले श्री विक्रम सिंह रावत जी का अभिनंदन पत्र पढ़कर सुनाएं। सेवा ही परमो धर्मः 30वें भाऊराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान समारोह 2024-25 के शुभ अवसर पर परम आदरणीय श्री विक्रम सिंह रावत के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र, जो समाज हित समर्पित रहे सदा गतिमान, खेल कलाविद सजग वह पाता है सम्मान, आरोग्य के बिना जीवन भार है, इस मूल मंत्र से प्रेरित जिसने खेल और सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य, धर्म और अर्थ मान लिया हो, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का सम्मान करना एक पुनीत कार्य है।
इस दिशा में अग्रसर भावराव देवव्रत सेवा न्यास के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आज देश की राजधानी दिल्ली की पावन धरती पर श्री विक्रम सिंह रावत का स्वागत अभिनंदन करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। सम्मान्य भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर दिल्ली में पिता श्री मंगल सिंह रावत के घर में माता श्रीमती शेखर रावत की कोख से 26 फरवरी 1977 को जन्म लेकर मानो आपने सुख समृद्धि, शांति और आनंद की वर्षा की। माता पिता के सानिध्य में सत संस्कारों से सुसंस्कृत आपकी प्रारंभिक शिक्षा पालम दिल्ली में संपन्न हुई। बाल्यकाल से ही शिक्षा और खेल में गहरी रुचि होने से खेल की दिशा में उत्तरोत्तर विकास होता रहा। एथलेटिक्स और वॉलीबॉल में जोनल तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में आपको 11वीं कक्षा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1990 से 1998 तक बॉक्सिंग में राज्य अंतर विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आपको अपनी प्रतिभा प्रदर्शन तथा निखार का पर्याप्त अवसर मिला। आपने 1998 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, 1998-99 में नागपुर विश्वविद्यालय से BPEd, 2007 में नेशनल इंस्टीट्यूट से वॉलीबॉल में NIS तथा 2010 में CCC विश्वविद्यालय से MPE तथा NCC में 20 स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किए। LNIPE द्वारा मास्टर ट्रेनर आदि विशिष्ट योग्यताओं के साथ बौद्धिक विकलांगताओं वाले एथलीटों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में आपका महत्वपूर्ण योगदान प्रशंसनीय रहा है। आपके द्वारा प्रशिक्षित कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करना भी एक गौरव की बात है। वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य करते हुए आपके नेतृत्व में कई जिला, राज्य और राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हे राष्ट्रभक्त, खेल की उपलब्धियों के अतिरिक्त संघ से जुड़कर सामाजिक कल्याण के कार्यों में पूर्ण निष्ठा के साथ आप बराबर क्रियाशील रहते हैं। हर विचारधारा के खिलाड़ियों को खेल में सम्मिलित करना, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना, रामलीला जैसे सामूहिक कार्यों का आयोजन, कई वर्षों तक गौमुख, गंगोत्री और हरिद्वार तक पद यात्रा कर देश को जानने तथा मिट्टी से जोड़ने के लिए समाज को जागरूक और प्रेरित करना, गाय व अन्य जानवरों का कल्याण, कोविड महामारी के समय भोजन वितरित करना आदि कार्य आपके व्यक्तित्व की विशेषता प्रकट करते हैं। खेल कलाविद राष्ट्रीय सीमाओं से परे एथेंस ग्रीन 2011 में वर्ल्ड समर गेम्स और ऑस्ट्रेलिया में 2013 एशिया पैसिफिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व, 2070 में ऑस्ट्रेलिया में विश्व विंटर खेलों के समय फ्लोर हॉकी कोच के रूप में कार्य, स्पेशल ओलंपिक क्रिकेट के लिए बांग्लादेश में प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख के रूप में योगदान, खेल के प्रति आपकी निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की अभिव्यक्ति है। आपकी कोचिंग पोर्टफोलियो में विभिन्न खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे क्रिकेट, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, रोलर स्केटिंग, तैराकी और एथलेटिक्स हैं। कोच के रूप में आपकी क्षमता से भारत गौरवान्वित है। अभिनंदनीय क्षेत्र के निदेशक के रूप में 2023 में भारत और विदेशों में विभिन्न खेल स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल के आयोजन और संचालन में 20 एथलीटों ने भाग लेकर 4 स्वर्ण सहित 25 पदक जीतकर आपने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की। आपकी नेतृत्व क्षमता, मार्गदर्शन सराहनीय है। न्यास परिवार ऐसे मास्टर ट्रेनर, राष्ट्रीय चैनल मुख्य कोच अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्त, ऊर्जा संपन्न सेवाभावी, समाज सेवी आदि विशिष्ट गुणों से युक्त उत्तम व्यक्तित्व को भावराव देवव्रत स्मृति सेवा सम्मान 2024-25 से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित हो रहा है। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप यशस्वी,
एवं चिरंजीवी हों तथा खेल जगत में भारत का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। धन्यवाद सुशीला जी। मंच पर उपस्थित महानुभावों से अनुरोध है कि वे श्री विक्रम सिंह रावत जी को सम्मानित करें। उनका सम्मान दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाले सभी प्रशिक्षकों का सम्मान है। श्री विक्रम जी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले उनके दिव्यांग खिलाड़ी आज इस सभागार में उपस्थित हैं। न्यास आज उन सभी को का भी सम्मान करता है। आज कई विश्व स्तरीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय क्रीड़ा निदेशक एकता झा जी और कई कोच भी यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी को साधुवाद। आज सेवा सम्मान में सम्मानित होने वाले श्री मोहन नागर जी से अनुरोध है कि वे आएं और जल संरक्षण के कार्य के विषय में हम सभी का मार्गदर्शन करें। सेवा न्यास के द्वारा आयोजित भावराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान समारोह 2024-25 के इस सारस्वत मंच पर विराजमान हम सब के मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख आदरणीय स्वांत रंजन जी, न्यास के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी, आज के कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष आदरणीय श्याम बागड़ी जी, इस न्यास के द्वारा आज सम्मानित होने वाले पैरा ओलंपिक हमारे कोच दिल्ली के श्री विक्रम सिंह जी रावत, इस सभागार में उपस्थित मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय, जिनका मेरे संस्थान में अनेक बार आना हुआ और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा आदरणीय भाई जी, मेरे क्षेत्र के लोकप्रिय और विकासशील सांसद और भारत सरकार में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री आदरणीय दुर्गादास उइके जी, मेरे मित्रगण यहाँ दिल्ली के जो पधारे हैं इस कार्यक्रम में, श्री सुरेश गोहे जी, जितेंद्र जी, सागर जी, अन्य सभी और मित्रगण, भावराव देवरस सेवा न्यास के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, समिति के सदस्य और इस सभागार में उपस्थित भावराव देवरस सेवा न्यास से जुड़े सभी बहनों और भाइयों, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे शिक्षा संस्थान का काम देखता हूं, प्रबंधन का, जिसको प्रारंभ करने वाले प्रातः स्मरणीय भावराव जी देवरस ही हैं। चौदह जुलाई 1959 में मध्य प्रदेश के बैतूल में, जो अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है, ऐसे स्थान पर उन्होंने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, नानाजी देशमुख, बच्छराज जी व्यास, ऐसे शिक्षा मनुष्यों को लेकर के भारत भारती शिक्षा संस्थान नाम से एक आवासीय विद्यालय वहाँ प्रारंभ किया था। और भावराव जी स्वयं एक वर्ष उस बैतूल की धरती पर रहे और विद्यालय का प्रारंभ हुआ। सारे देश भर के विद्यार्थी वहाँ पर आए। बीच का कुछ कालखंड उस विद्यालय के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद में 1996-97 से वो विद्यालय विद्या भारती के मार्गदर्शन में आया। आदरणीय भाई जी उस समय और विद्या भारती के अखिल भारतीय अधिकारी के रूप में अनेक बार भारत भारती शिक्षा संस्थान में आपका वहाँ पधारना हुआ और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसी संस्थान के माध्यम से मैंने बैतूल के क्षेत्र में, बैतूल एक पहाड़ी जिला है, वहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पथरीला और पहाड़ी होने के कारण पानी बह जाता है और इसलिए पर्याप्त वर्षा होने के बाद भी
और मार्च अप्रैल से ही वहाँ पर भूमिगत जल जो है वो कम हो जाता है और पानी की समस्या अनेक ग्रामों में आकर के खड़ी हो जाती थी। 2006-07 से हमने उस कार्य को जाना, एक पूरे ज़िले की एक पदयात्रा की। उस पदयात्रा के माध्यम से ध्यान में आया कि छोटे छोटे उपाय करना चाहिए। सरकार बड़े बड़े काम करती है, बड़े बड़े डैम बनाती है, लेकिन वो जल संरक्षण का अंतिम उपाय है। डैम के बाद फिर कोई उपाय नहीं है। और इसलिए हमने अपने साथियों के साथ विचार किया कि जहाँ पर पानी की पहली बूंद गिरती है, वर्षा की पहली बूंद जहाँ पर गिरती है, उसका उसी स्थान पर चिंता करना, उसी स्थान पर प्रबंधन करना, यही वास्तव में वर्षा जल प्रबंधन का काखा गा है। और इस दृष्टि से हमने छोटे छोटे काम बैतूल की पहाड़ियों पर प्रारंभ किए सर्वप्रथम, और वहाँ पर कंट्रोल टेंच बना करके छोटी छोटी खंतियाँ खोद करके पहाड़ों पर और वर्षा जल के संरक्षण का काम प्रारंभ किया। और उसके लिए हमने जनता को उसमें भागीदार बनाया। सरकार का उसमें कोई सहयोग लिए बिना केवल जन भागीदारी से ही हमने बैतूल जिले की 75 वृक्ष विहीन पहाड़ियों को अपना सर्वप्रथम लक्ष्य बनाया। और सबसे पहले हमने एक ऐसी पहाड़ी को लिया जो बैतूल के निकट की एक 60 एकड़ की पहाड़ी है, जहाँ पर कभी प्रकृति के चितेरे कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बैठ करके कविता लिखी थी, और हमने बचपन से ही वो पाठ्यक्रम में पढ़ी थी। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे, चार मुर्गे चार तीतर इन वनों के खूब भीतर। ऐसी उनकी एक जंगल की आरती जैसी कविता है। वो 1939 में उन्होंने उस पहाड़ पर बैठ करके लिखी थी, और वो पहाड़ वृक्ष विहीन हो गया था। तो इसलिए उस पहाड़ी को सबसे पहले हमने लक्षित किया। उनका जन्म शताब्दी वर्ष था 2014 में, और हमने उस पर काम प्रारंभ किया, और काम का नाम रखा हमने गंगा उतरण अभियान। गंगा उतरण का अर्थ है कि भगीरथ जिस प्रकार से धरती पर गंगा का उतरण हुआ, उसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं वो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पानी आकाश से हिमालय पर गिरता था और चला जाता था, रुकता नहीं था। राजा भगीरथ के पूर्वजों ने वहाँ पर अनेक प्रकार के काम किए। राजा दिलीप ने गायें चराई, 60,000 सगर पुत्र वहाँ पर पौधे लगा लगा करके जो ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सगर पुत्रों की कथाएं हमको याद है। उन्होंने हिमालय पर पेड़ लगाए, और धीरे धीरे आकर के फिर उन पेड़ों की जड़ों के माध्यम से धीरे धीरे पानी रुकना वहाँ प्रारंभ हुआ। और राजा भगीरथ ने अपने तपोबल के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा हिमालय से अनेक नदियों को, अलकनंदा, भगीरथी, जानवी, सबको जोड़ करके और गंगा बनाई और मैदानों में लेकर के आए, और भारत की आधी आबादी को जल से तृप्त किया। ऐसे भागीरथ जी की तपस्या हम सब जानते हैं और पढ़ते हैं। और इसलिए पहाड़ों पर अगर पानी रोकना है, जल का संरक्षण करना है, तो हमको वही उपाय करना होंगे। पहाड़ पर पानी रोकने का प्रबंध करना पड़ेगा, वहाँ पर पेड़ लगाना होंगे। और इसलिए हमने उस पहाड़ी पर सबसे पहले यही काम किया। 60 एकड़ की उस पहाड़ी पर हमने 8,000 से ज़्यादा कंट्रोल टेंच बनाए, और 32,000 से ज़्यादा वहाँ पर जन भागीदारी से पौधे लगाए। वृक्षविहीन हो चुकी पहाड़ी आज फिर से हजारों पेड़ों से लहला रही है, और पुनः हरियाली की चादर ओढ़े। अगर भवानी प्रसाद मिश्र आकर के देखेंगे तो फिर से वो लिख सकते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल घूमते अनमने जंगल। इस प्रकार वर्षा के पूर्व का ये काम किया। वर्षा के बाद वहाँ नदी नालों में जो पानी बह जाता है, उसको रोकने के लिए हमने बोरी बंधान के काम प्रारंभ किए, और बैतूल जिले के 1400 गाँव में से 800 गाँव तक हमने जहाँ पानी की समस्या रहती थी, वहाँ ग्रामीणों के सहयोग से और विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, एकल विद्यालयों के माध्यम से, और बोरी बंधान स्टाफ डैम का काम प्रारंभ किया, और उससे धीरे धीरे पानी रुकने लगा और धरती का जलस्तर बढ़ा। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर के अनेक ग्रामों की जल की समस्या को हल करने में ये छोटे छोटे काम जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। हमारे देश में वर्षा जो है वो केवल 80-90 दिन होती है। साल भर में से केवल 2.5-3 महीने वर्षा होती है, और उसमें 90% वर्षा 80 दिन में, 85 दिन में हो जाती है, और उसमें भी 50% वर्षा केवल 10 दिन में हो जाती है।
ऐसी विचित्रता वर्षा की अपने देश में है, और इसलिए इतनी जल्दी वर्षा के जल को ज़मीन में उतारने का काम करना, ये हमको आना पड़ेगा, ये हमको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक को, हर व्यक्ति को ये काम करना पड़ेगा कि हम इतने कम दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वर्षा के जल को भूमि के अंदर ले जाएं। जितना वर्षा का जो जल मैं समझा हूँ ज़मीन के ऊपर रहेगा, उतना और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता रहेगा, ज़मीन के ऊपर भी वजन बढ़ेगा, असंतुलन पैदा होगा, अनेक प्रकार की बातें होगी। तात्कालिक लाभ हमको मिलेगा, पानी मिल रहा है, नहरें हो रही है, देश में हरित क्रांति आ रही है और ये सारी बातें हो रही है। लेकिन ज़मीन के अंदर जितना जल रहेगा उतना धरती ठंडी रहेगी और हमारा जो जितने भी देश का भूभाग है वो हरितिमा से युक्त होगा। और इसलिए ज़मीन के अंदर जल को पहुंचाने का काम ये प्रत्येक नागरिक का है, केवल सरकार का नहीं है। और इसलिए हम सब मिलकर के और वर्षा के जल के संरक्षण का किसी न किसी रूप में और काम करें। और इस दृष्टि से हमने बैतूल के नागरिकों को, विशेषकर जनजाति समाज से हमने और वो सारी बातें सीखी कि वो कैसे परंपरागत ढंग से और वर्षा के जल को ज़मीन में ले जाते थे। कालांतर में धीरे धीरे जंगल खत्म हो गए, वो जंगल ये काम करते थे। वर्षा जल को भूमि में उतारने का सबसे बड़ा अगर कोई काम करता है तो वो घना जंगल करता है। 23 से 24 प्रतिशत वर्षा जल जो है वो घने जंगल के माध्यम से ज़मीन के अंदर जाता है। घने जंगल की स्थिति धीरे धीरे और वो कम होती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं। और हमारे पूर्वजों को यह मालूम था, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े जंगल बनाए, 7 अरण्य बनाए, दंडकारण्य, नेमिषारण्य, वृहदारण्य, ब्रह्मारण्य, धर्मारण्य, 7 अरण्यों का निर्माण किया। और वर्षा का जल उसके माध्यम से जमीन में जाता था। हमारे पूर्वजों को कभी पानी के बारे में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हम उस भाव को भूल गए, उसके पीछे के हेतु को भूल गए और जंगल कम होते गए और नदियाँ हमारी लगातार उपेक्षा का शिकार होती गई। हमारे जो देश के पर्यावरण मंत्री रहे हैं अनिल माधव दवे जी, वो जिस संस्थान के मध्य प्रदेश सरकार ने उनको और प्रमुख बनाया था, आज मोहन यादव जी ने उस संस्थान का दायित्व मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का मुझे दिया है। मैं उनके काम को मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ। वे कहते थे, देश की संसद में उन्होंने कहा है कि हमारे देश के नागरिकों ने अपने ही देश के नदियों के बारे में क्या व्यवहार किया कि जिन नदियों को हम सुखा सकते थे उनको हमने सुखा दिया। देश की सैकड़ों नदियों को हमने सुखा दिया और जिनको हम नहीं सुखा सकते थे उनको हमने गंदा कर दिया, उनको हमने मैला कर दिया। देश की किसी भी नदी का पानी आज हम पी नहीं सकते हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अनेक नदियों के पानी में नहा नहीं सकते, चर्म रोग हो जाएगा। ऐसी स्थिति हम अपने ही नदियों की माँ कहने वाले और लोगों ने अपनी नदियों की कर दी। और इसलिए उसी समाज को फिर से आगे आना पड़ेगा। ये काम हमने बैतूल से प्रारंभ किया है और वहाँ की माचना नदी के पुनर्जीवन अभियान का काम वहाँ के लोगों के माध्यम से मिलकर के किया है। केवल सरकार अगर काम करती है तो उस काम इतना प्रभावी नहीं होता है। देश में 40-50 वर्षों से सरकारें ही काम कर रही थी, समाज उसमें सहभागी नहीं था, समाज के लोग सहभागी नहीं थे। लेकिन 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने के बाद में उन्होंने समाज को इसमें जोड़ा। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से गांव-गांव में जल के लिए काम करने वाले लोगों को और मंच पर लेकर के आए और देश में उन्होंने जल प्रेरी सम्मान, वाटर हीरो सम्मान जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हर प्रदेश में भी उन्होंने प्रारंभ किया और केंद्र में भी प्रारंभ किया। और जल की हर योजना में उन्होंने जन को सम्मिलित करने का काम किया। और इसलिए हम देखेंगे कि 2014 के पहले देश का जो भंडार था जल का और 2014 के बाद का जो देश का जल भंडार है उसमें द्विगुने और तिगुने में अंतर आया है। हमारे देश के जल भंडार धीरे धीरे भरने लगे हैं, फिर से हरित क्रांति सारे देश में आने लगी। तो जनता को जब हम सम्मिलित करेंगे किसी काम में तो वो सरकार का काम प्रभावी होगा। और इस दृष्टि से हमने मासना पुनर्जीवन में सरकार के साथ मिलकर के, समाज के साथ मिलकर के और संगठन के साथ मिलकर के तो ये त्रिवेणी बना करके हमने काम किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि 3-4 वर्ष में ही एक सूख चुकी माचना नदी फिर से पुनर्जीवित हो उठी और बैतूल शहर को फिर से वो पानी पिलाने लगी। तो जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है, जन भागीदारी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस शक्ति के द्वारा अगर हम काम करेंगे और व्यक्तिगत रूप से हमारी छत पर गिरने वाले पानी का अगर नियोजन हम धरती माँ के पेट में अगर ले जाएंगे तो अपने देश में कभी पानी की समस्या नहीं आएगी। पर्याप्त पानी अपने देश में आज भी उपलब्ध है, भूजल के रूप में उपलब्ध है, भंडार के रूप में उपलब्ध है और इंद्रदेव प्रतिवर्ष हम सबको देता है। और इस दृष्टि से मेरा आप सबसे निवेदन है
कि हम सब व्यक्तिगत रूप से सरकार जो काम तो कर रही है, लेकिन हम भी उसमें सहभागी बने, चाहे संगठन के रूप में बने, परिवार के रूप में बने, संस्था के रूप में बने, किसी न किसी रूप में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में हम सब लोग मिलकर के योगदान दें। भावराव देवव्रत सेवा न्यास ने एक जंगल में, एक जनजाति क्षेत्र में काम करने वाले एक व्यक्ति को ढूंढा और इस दिल्ली के एक बड़े मंच पर आदरणीय भाई जी के सामने, स्वांत रंजन जी के सामने मुझे सम्मानित किया। इसलिए मैं न्यास का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से इस सम्मान के बाद में ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें और दुगनी गति से काम करूँगा और इस प्रकार के सम्मान से समाज में और एक प्रकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है कि जो ऐसा काम करता है समाज उसका सम्मान करता है। हमारा देश, हमारा समाज ऐसे लोगों का सम्मान करने से भूल गया था। ये पुनः इस प्रकार के संगठनों के माध्यम से, समिति और न्यासों के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से समाज में से अनेक लोग धीरे धीरे आकर के खड़े होंगे और वो आकर के समाज को जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के काम करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका आदरणीय भाई जी को प्रणाम करता हुआ, स्वांत रंजन जी को प्रणाम करता हुआ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत अनमोल जानकारी के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। आपकी मूल्यवान विचारों से हमें प्रेरणा और ऊर्जा मिली है और हम प्रकृति के संवर्धन व संरक्षण के लिए प्रयासरत रहेंगे। सेवा सम्मान में सम्मानित होने वाले आज के दूसरे महानुभाव दिव्यांगों के प्रशिक्षण श्री विक्रम सिंह रावत जी से आग्रह है कि वे इस कार्यक्रम के विषय में हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। सभी महानुभाव, मार्गदर्शक और 30वां भावराव देवव्रत सेवा स्मृति सम्मान समारोह में मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरी ये यात्रा है, आपने वैसे तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको बता दिया है। तो स्पेशल ओलंपिक भारत एक संस्था है जो कि मानसिक रूप से जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए खेल का कार्य करती है। खेल के साथ साथ उनके बाद में बहुत सारा विस्तार हुआ, उसमें उनको छोटे बच्चों को डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स को लेके उनको विकसित करने के लिए, उसके बाद मेडिकल लाइन में उनके मेडिकल चेकअप के लिए, और इस तरह से बहुत सारे आयाम, जैसे संस्कृति के क्षेत्र में डांस के आर्ट एंड कल्चर के रूप उसमें, और खेलकूद तो है ही इसमें। तो ये मैं बताना चाहता हूँ 1968 में यह संस्था प्रारंभ हुई यूएसए से, और उसका प्रारंभ होकर एक ओलंपिक हर 4 साल में, जैसे नॉर्मल ओलंपिक होते हैं, इसी तरह से हर 4-4 वर्ष में हमारे ये स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत हुई। और उसके बाद ये जब पूरे विश्व में आज अभी जो वर्ल्ड गेम हुआ था 2023 में, लगभग 202 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। 202 कंट्रियों से प्रतिभागी वहाँ पे रहे, और भारत का जो हमारा जो प्रतिनिधित्व मंडल था, 199 बच्चे यहाँ से गए थे और 200 मेडल उन बच्चों ने जीते भारत से। तो और जिसमें कि हमारे दिल्ली के 20 बच्चे गए थे और 20 बच्चों ने 25 मेडल हमारे जीते, और कुछ बच्चे यहाँ पे उपस्थित भी हैं जो हमारे अब तक जा चुके हैं। तो ये प्रयास, मैं इस संस्था से 2004 से जुड़ा, और 4 से जुड़ने के बाद लगातार दिल्ली में जब मैं जुड़ा तो उस टाइम मुश्किल से 20 या 25 स्पेशल स्कूल होते थे, छोटे स्कूल होते थे, कुछ बड़े स्कूल होते थे जिनमें स्पेशल चाइल्ड पढ़ते तो थे, लेकिन उनका खेलकूद की और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। कुछ बड़े स्कूलों से ही कुछ बच्चे जाया करते थे और 1, 2 या 3 मेडल आते थे। आज अगर हम नॉर्मल ओलंपिक की स्थिति देखें तो आपको पता ही है कितने मेडल हैं, और इन बच्चों के लिए जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पाता इतना, और इतना अवेयरनेस नहीं है कि ये बच्चे सामने आकर बता सकें। 25 मेडल सिर्फ दिल्ली के हैं और 200 मेडल वर्ल्ड गेम में भारत ने जीते हैं। भारत का नाम रोशन करा इन बच्चों ने, लेकिन मीडिया और बाकी संस्थाएं जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाती और नहीं बता पाती, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। तो इस तरह से शुरुआत हुई मेरी अभी जब खेल कूद के लिए। तो जब बच्चे
हमने देखे कि इस तरह के स्पेशल स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमने स्कूलों में जाकर विज़िट करी, उनके स्कूलों में विज़िट करके उनको चयन करना शुरू करा कि बच्चा क्या कर सकता है। हर बच्चा इसमें खेल कूद कर सकता है। 16 गेम है जो वर्ल्ड गेम में हमें जो मान्यता मिली है 16 गेमों में मिली है, जो समर गेम है। समर गेम मतलब जो एक विंटर गेम होता है, एक समर गेम होता है। समर गेम जो होता है वो सामान्य तौर पर हम जो स्कूलों में खेलते हैं बच्चे, वो हैं विंटर गेम है, जो कि बर्फ़ से रिलेटेड गेम है। तो 7 समर और 16 समर गेम और 7 विंटर गेम, इस तरह से 23 गेम हम लोग लेके चलते हैं। और प्रत्येक 4 वर्ष में हम लोग पूरी टीमें लेके जाते हैं, और लगभग हर 4 वर्ष में हमारे जो है 25 से 30 मेडल सिर्फ दिल्ली के आते हैं। तो ये इतना सारा अचीवमेंट हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं। और अभी जो है दिल्ली के साथ में 1100 स्कूल हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, जो कि नॉर्मल स्कूल हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। उनके साथ भी हमारा MOU हुआ है, हम उनके बच्चों को भी तैयार करेंगे। मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हर बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, उनको इतना सबल बनाएं कि वो अपने निजी कार्य कर सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें, और समाज में अपने कार्य को अपने आप कर सकें। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। सभी तरह की डिसेबिलिटी में, जैसे आपने पैरालंपिक्स का नाम सुना होगा, और कुछ लोगों को शायद ये पता भी ना हो कि पैरालंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक अलग अलग संस्थाएं हैं। जो पैरालंपिक है वो जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनके लिए कार्य करती है, स्पोर्ट्स खेल कूद का। और जो हमारी है स्पेशल ओलंपिक, वो मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कार्य करती है। तो उनमें जो है शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है वो मानसिक रूप से तो वो ठीक होते हैं, उनको बस प्रमोशन की, उनको थोड़ा सा साहस देने की ज़रूरत होती है, वो कर लेते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए है। हम लोग उनको बार बार वो चीज़ कराते हैं और फिर बार बार वो भूल जाते हैं। उसके बाद भी हमारे इतने बच्चे यहाँ तक पहुँचे, तो ये आप लोगों का सहयोग, सबसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स जो इनको लेके आते हैं दिन रात, हम जहाँ पे भी कहते हैं वहाँ पे इनके पेरेंट्स और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो इनके लिए पूरा एक एजुकेशन सिस्टम पूरा बना हुआ है। जिस तरह से नॉर्मल की पढ़ाई होती है, इसी तरह से स्पेशल एजुकेशन में पूरी पढ़ाई चलती है। MA BEd सब कुछ जैसे नॉर्मल की तरह से होते हैं, PhD मास्टर सब कुछ होता है। तो इसी तरह से इनके लिए भी एजुकेशन अलग है। लेकिन खेलकूद के माध्यम से शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। हम लोग जब जुड़े तो और उसको और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने निचले स्तर से एक जो 2-2 कमरों में भी हमारे स्पेशल कुछ NGOs खुले हुए हैं, उन तक जाके हम लोगों ने डोर टू डोर दिल्ली के लगभग 150 स्कूल, 152 स्कूलों को हमने कनेक्ट किया, जो कि छोटे छोटे कमरों में खुले हुए हैं। उनसे बच्चों को निकाल कर हमने उनको एक राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया और वर्ल्ड गेम में उनको मेडल दिलवाया। इस तरह से प्रयास हमारा है। लेकिन इसमें सहयोग उनके पेरेंट्स का, स्पेशल एजुकेटर का, और हम लोग तो खैर खेलों के माध्यम से उनकी टेक्निक को और अच्छा करने के लिए अभी एक यूनिफाइड स्पोर्ट्स को भी लेके आए हैं। जिसमें यूनिफाइड स्पोर्ट्स में क्या होता है, आधे बच्चे स्पेशल चाइल्ड और आधे बच्चे मेन स्ट्रीम से नॉर्मल बच्चे, उनको मिला के हम लोग ये गेम कर रहे हैं ताकि इनके स्तर को और बढ़ा सकें। और अभी दिल्ली के 25 मेडल आए हैं। हमारा प्रयास है अगली बार हम 50 बच्चे भेजें और 100 मेडल दिल्ली से लेके आए। तो धन्यवाद। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए धन्यवाद। विक्रम रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने के दुरूह कार्य से हमें परिचित कराया। हमारी न्यास का वार्षिक प्रतिवेदन के विमोचन के लिए सम्मानित मंच से आग्रह करती हूँ। आज के उद्बोधन से पूर्व न्यास के प्रकल्प समर्थ भारत में सक्रिय सहयोग करने वाले श्री अनंतदीप जी से आग्रह है कि वे सेवा गीत प्रस्तुत करें। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले। लोग योग क्षेम ही राष्ट्र अभयदान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले।
दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व बंध्य हम गढ़े। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले। ऊंच नीच भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष ना रहे। सर्वदिक प्रकाश हो ज्ञान दीप बाल दो, चरण शीघ्र दृढ़ बढ़े ध्येय शिखर हम चढ़े। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले। मुस्कुराते खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। स्तुति निंदा लाभ लोभ यश विरक्ति चाव से, कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभयदान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले। धन्यवाद। आनंददीप जी, आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया। अब आज की प्रमुख वक्ता संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख आदरणीय स्वांत रंजन जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को सेवा कार्य में और अधिक तन्मयता से लगने के लिए पाथेय प्रदान करें। भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा आयोजित भावराव देवरस स्मृति सेवा सम्मान के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय श्याम बागड़ी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान दुर्गादास उइके जी, दोनों ही सम्मानित बंधु आदरणीय मोहन नागर जी तथा विक्रम सिंह रावत जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित माताएं बहनें तथा बंधुओं, सबसे पहले मैं दोनों ही सम्मानित जिनको हमने किया है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सेवा कार्य के लिए 3 बातें तो महत्वपूर्ण हैं। समाज के प्रति अपनापन, ये समाज अपना है, उस अपनत्व भाव की बहुत आवश्यकता रहती है।
वह अपनत्व भाव होगा तभी हम समाज के लिए कार्य कर सकेंगे। दूसरा, कर्तव्य भाव। हमारे मन में कर्तव्य भाव, ये हमें करना चाहिए, हम दूसरी की प्रतीक्षा न करें, स्वयं हमें करना है। हम आगे बढ़ेंगे तो 4 लोग हमारे साथ आएंगे, समाज हमारे साथ जुड़ता है। अभी जैसा दोनों बंधुओं ने अपने उद्बोधन में बताया, तो वह कर्तव्य भाव बहुत आवश्यक है। उसके कारण से ही हम समाज में कार्य कर सकते हैं। और तीसरी बात है, वह है समर्पण भाव। लगातार समर्पित भाव से कार्य करना कठिन कार्य है, लेकिन कैसी भी कठिन परिस्थिति आए, हमने जो कार्य प्रारंभ किया है वह कार्य रुकेगा नहीं, उस कार्य को हम करेंगे। तो इस प्रकार का यह समर्पण भाव, कर्तव्य भाव, समाज के प्रति अपनत्व का भाव, यह जब हमारे मन में घनीभूत होता है तब हम सेवा के कार्य में निरंतर लगातार हम लगे रहते हैं। और ये प्रेरणा जिन महापुरुषों से मिलती है, यहाँ माननीय भावराव जी का कई बार उल्लेख हुआ। माननीय भावराव जी को अनेक अपने में से जो बंधु हैं उन्होंने उनके दर्शन किए होंगे, लेकिन बहुत सारे बंधुओं बहनों ने शायद उनको नहीं देखा होगा, उनका नाम सुना होगा। प्रारंभिक संघ का कार्य जब प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ हुआ, तो संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर की जो शाखा थी वहाँ से अनेक कार्यकर्ताओं को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। उसमें से माननीय भावराव जी एक थे। 1937 में उनको लखनऊ में कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए भेजा, क्योंकि उस समय उनके पिताजी को, परिवार को बताने के लिए कि यहाँ नागपुर में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, वो उस कॉमर्स की पढ़ाई लखनऊ में है, इसलिए कॉमर्स की पढ़ाई अच्छी है, वहाँ जाना चाहिए। घर वाले भी मान गए, लेकिन पीछे उसके भाव था कॉमर्स की पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ संघ के कार्य का प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। और माननीय भावराव जी, वहाँ पर कोई परिचय नहीं था, भाषा नहीं जानते थे, लेकिन जिस कार्य के लिए डॉक्टर साहब ने उनको भेजा, उस कार्य को उन्होंने तन मन धन से किया। वहाँ से हटे नहीं, अनेक कठिनाइयाँ आईं, लेकिन वहाँ संघ के कार्य को प्रारंभ किया और अपनी पढ़ाई भी चालू रखी। उस समय डबल कोर्स होता था और इसलिए बीकॉम करते रहे और साथ साथ लॉ भी किया और फिर उसमें गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। अगर लखनऊ आप जाएंगे तो भावराव देवरस जी के नाम से वहाँ एक द्वार बना हुआ है उनकी स्मृति में। ऐसे भावराव जी देवरस, उनके कुछ केवल 2-3 संस्मरण मैं बताना चाहता हूँ कि वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पर विद्यार्थी ज़्यादा थे, विश्वविद्यालयों में या बड़े कॉलेज में, अलग अलग प्रदेशों के जो विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे, उनको उन्होंने एक प्रकार से सामने अपने लक्ष्य रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय हम सब जानते हैं, उस समय 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। वहाँ पर देश भर के विद्यार्थी आते थे और इसलिए भावराव जी ने वहाँ अपना केंद्र बनाया। श्री राजेंद्र शर्मा जी जो एक बड़े कार्यकर्ता थे और बाद में प्रचारक भी हुए, बाद में फिर जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते से उन्होंने कार्य किया। ऐसे श्री राजेंद्र शर्मा जी बताते हैं कि 1943 में जब वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए तो उस समय
विद्यार्थियों से परिचय इत्यादि जब उन्होंने प्राप्त किया तो उनके ध्यान में आया कि शाखा में सामान्य कोटि के विद्यार्थी शाखा में आ रहे हैं। कोई अच्छे अंक पाने वाले तेज विद्यार्थी ऐसे नहीं, सामान्य ही विद्यार्थी दिखाई दे रहे थे। वो भी वहाँ अध्ययन करते रहे, शाखा जाते रहे। बाद में उसी समय 2-3 वर्ष 1943 के बाद माननीय भावराव जी का आना शुरू हो गया और 3-4 वर्षों में ही जो विश्वविद्यालय की शाखा थी, मुख्य शाखा कही जाती थी, तो विश्वविद्यालय की शाखा में जो विद्यार्थी थे वो सब विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास होने वाले, अपनी कक्षा में प्रथम द्वितीय पोजीशन रखने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अपनी शाखा में बढ़ गई। उन्होंने देखा, अपने अनुभव में लिखा उन्होंने कि माननीय भावराव जी ने उनके बीच में एक भाव भरा। हम स्वयंसेवक हैं, शाखा में आते हैं, तो हमको शिक्षा में भी, पढ़ाई में भी, अपने क्लास में, कक्षा में हमको आगे होना चाहिए। और उसके कारण से एक गरिमा का भाव उन्होंने जो पैदा किया, उसके कारण से एकदम स्वरूप स्वयंसेवकों के उस शाखा के स्वरूप में एकदम बदल आ गया। भावराव जी किस प्रकार से काम करते थे उसके लिए एक संस्मरण माननीय भानु प्रताप शुक्ला जी और रामशंकर अग्निहोत्री जी, ये दोनों ही पांचजन्य के संपादक रहे हैं। रामशंकर अग्निहोत्री जी तो मध्य प्रदेश में प्रांत प्रचारक भी रहे। उन्होंने अनुभव लिखा कि भावराव जी ने वहाँ पर कार्य किया, उत्तर प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कभी भी उन्होंने मैंने यह कार्य किया ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा। भानु प्रताप जी ने, रामशंकर अग्निहोत्री जी ने बहुत प्रयत्न किया। पुस्तक भावराव जी का के स्मरण का एक पुस्तक है जिसको देवेंद्र स्वरूप जी ने लिखी है, और उसमें अपने लेख में भानु प्रताप जी कहते हैं कि हम लोग ने बहुत प्रयत्न किया, उनके साथ बैठ करके चाय पी, उनको अमरूद खिलाया, कई प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। और पूछा कि कैसे यहाँ काम कैसे हुआ, आप यहाँ आए तो कैसे कार्य शुरू किया, क्या क्या किया आपने। लेकिन कभी भी बोलते समय उन्होंने कहा मैं कानपुर गया तो कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय जी मिल गए, वहाँ पर सुंदर सिंह भंडारी जी मिल गए, उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। लखनऊ आया तो लखनऊ में बाबूराव जी मोघे मिल गए, वो एमएससी कर रहे थे। इन लोग ने काम किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने यह कार्य किया। कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, मैंने उनकी चिंता की, ये उनका सूत्र था। तुम काम करो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। ये जो एक पीछे रह करके और कार्यकर्ताओं की चिंता करने का भाव है, इसके कारण से ही कार्यकर्ता खड़ा होता है। एक संस्मरण माननीय सुदर्शन जी का है कि भावराव जी उस समय प्रांत प्रचारक थे उत्तर प्रदेश के। संघ शिक्षा वर्ग गर्मी में लगता है, 1 महीने का संघ शिक्षा वर्ग लगा था, उसकी जिम्मेदारी बापूराव जी मोघे को दी थी। बापूराव मोघे जी ने बहुत व्यवस्थित संघ शिक्षा वर्ग संपन्न किया, और संघ शिक्षा वर्ग के बाद समीक्षा बैठक होती है, हर वर्ष करते हैं हम लोग। तो समीक्षा बैठक उसके बाद हुई। भावराव जी बैठक ले रहे थे, कार्यकर्ता थे जो जिम्मेदारी लेकर के कार्य किया था वो सब उपस्थित थे, तो वो बता रहे थे। बाद में माननीय बापूराव जी मोघे जो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये जो संघ शिक्षा वर्ग है, इस संघ शिक्षा वर्ग में जो जो व्यवस्थाएं थी उन सब व्यवस्थाओं को मैंने लिपिबद्ध किया है, एक रजिस्टर में लिखा है। एक कमरे में उसका कितना नाप है, कितने कार्यकर्ता वहाँ रह सकते हैं, कितना उनको जगह चाहिए, स्नान करने के लिए कितने टेप चाहिए, नल कितने लगने चाहिए, भोजन के लिए क्या व्यवस्था चाहिए इत्यादि, वो सब व्यवस्था जो संघ शिक्षा वर्ग में लगती है उसकी सब व्यवस्था उनका मैंने सब इसको लिखा है, जिससे कि आगे कोई व्यवस्था करे तो सब वो यह सब व्यवस्था उसमें से देख सके, आगे व्यवस्था कर सके। भावराव जी सुनते रहे, और उसके बाद जब बापूराव जी मोघे अपनी बात कह के बैठे तो भावराव जी ने कहा ठीक है आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस रजिस्टर को अब आग लगा दो। एकदम चौंक गए
बापूराव जी हमने इतनी मेहनत से बनाया है, पूरी व्यवस्था बनाई है, तो ये कह रहे हैं कि वो रजिस्टर को आग लगा दो, उसको जला दो। भावराव जी ने कहा कि ये जो तुमने बनाया है ये ठीक बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आगे आने वाला जो कार्यकर्ता है, वो आगे आने वाला कार्यकर्ता लीक पर ना चले, वो अपनी बुद्धि लगाए। 10 गलती करेगा वो स्वीकार्य है, लेकिन अपनी बुद्धि लगा करके स्वयं की प्रेरणा से वो कार्य करे, ऐसे कार्यकर्ता हमको खड़े करने हैं। लीक पर चलने वाले कार्यकर्ता नहीं चाहिए हमको। और इसीलिए भावराव जी ने ऐसे एक से एक रत्न उन्होंने खड़े किए, हम सब जानते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम भावराव देवरस सेवा न्यास के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने अपने, जब वो पढ़ रहे थे कोलकाता में, तो 1913 में वहाँ पर एक दामोदर नदी है, उस दामोदर नदी में जो बाढ़ आई थी, तो सेवा का कार्य परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने स्वयं के अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया था। उस बाढ़ के समय जो लोग गांव में फंसे हुए थे, सबको, क्योंकि ये डॉक्टरी कर रहे थे, तो डॉक्टरी के नाते से दवा इत्यादि ले करके, उनको भोजन इत्यादि लेकर के, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर के गांव-गांव पूरा, और बाढ़ में स्वयं कमर तक पानी है, छाती तक पानी है, घुस करके जा करके सेवा कार्य 1913 का उनका यह उदाहरण है। इसी प्रकार का कार्य सदैव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, क्योंकि उन्होंने वहां से प्रेरणा ली है, डॉक्टर साहब से प्रेरणा ली, भावराव जी देवरस से प्रेरणा ली। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो उस समय विशेष रूप से पंजाब और दिल्ली और उधर बंगाल, जो वहाँ से विस्थापित जो समाज के लोग आए थे, उनकी सेवा का कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने किया। 1967 में जब बिहार में एक इस प्रकार का अकाल की स्थिति आई थी, तो उस समय वहाँ पर सेवा का कार्य, और माननीय जयप्रकाश नारायण जी एक शिविर में गए थे, क्योंकि उनको वहाँ की बिहार सरकार ने उस सेवा कार्य के निरीक्षण की दृष्टि से उनको जो समिति उसका अध्यक्ष बनाया था। तो एक बार वे निरीक्षण करते हुए जो संघ के द्वारा संचालित ऐसे शिविर में गए, वहाँ पर जाकर के उन्होंने वहाँ व्यवस्था देखी, रजिस्टर देखा, तो उनका और सब तो ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इस रजिस्टर में जो लोग सेवा कार्य करते हैं, ऐसे वॉलेंटियर्स जो हैं, उन वॉलेंटियर्स का खर्चा इसमें कुछ लिखा नहीं है। वो यहाँ आते हैं तो उसका कुछ खर्चा होता होगा, या भोजन करते होंगे उसका कुछ खर्चा होता होगा। ये जो वॉलेंटियर हैं उनके कोई खर्चे का कोई हिसाब किताब इसमें नहीं है। तो उस समय वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो हमारे यहाँ वॉलेंटियर हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वे अपना खर्चा स्वयं अपने जेब से भरते हैं। इस सेवा कार्य में समाज से लेकर के सेवा कार्य नहीं करते, स्वयं के मन से करते हैं, अपना खर्चा आने जाने का स्वयं भरते हैं, भोजन अपने घर का करते हैं, समाज का काम, सेवा का काम समाज में करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी को आश्चर्य हुआ। तो ये जो एक भाव है, वह भाव वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोरोना में हम सब ने प्रत्यक्ष देखा भी होगा कि किस प्रकार का। तो ये जो सेवा का कार्य है, यह सेवा कई बार उसको सर्विस के इस नाते से कई बार लोग अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं, लेकिन सर्विस, अब कोई नौकरी कर रहा है तो कहते हैं सर्विस कर रहे हैं। ये सर्विस क्या वही सेवा है जो हम कह रहे हैं? वो सर्विस है, उसका वो पैसा पाता है। कहीं हम नौकरी कर रहे हैं तो हम उसका वेतन लेते हैं। कई बार कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में वो नर्स है, वो सेवा करती है, लेकिन वो भी धन लेकर के सेवा कर रही है। तो ये जो सेवा है, वो सेवा किस प्रकार की है? कई बार अपने यहाँ आजकल जरा राजनीति जरा ज़्यादा हावी हो रही है, तो कहते हैं हमको कुछ आप बनाइए तो फिर हम सेवा करें, हमको एमएलए बना दीजिए, हमको एमपी बनाइए तो फिर हम सेवा काम समाज, हमको हमारे मन में सेवा करना है, लेकिन कुछ बनाइए तब हम करेंगे। तो उनको कुछ बनना है तो फिर सेवा के कार्य, यानी बिना उसके वो सेवा का कार्य नहीं कर सकते।
तो ये कई स्थान पर, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, अनेक स्थानों पर मतांतरण होता है। वो मतांतरण वो भी सेवा का कार्य, उसमें कहते हैं हम सेवा, यानी हम सेवा कर रहे हैं किस लिए? मिशन जो मिशनरीज हैं वो सेवा किस लिए कर रहे हैं? उनका उद्देश्य है मतांतरण करना, धर्मांतरण करना, जिसको कहते हैं मतांतरण करने के लिए। तो ये जो सेवा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में जब जंगल जंगल घूम रहे हैं तो उस समय पंपा सरोवर तक पहुंच गए। तो पंपा सरोवर के पास एक चट्टान पर बैठे हैं और लक्ष्मण को बता रहे हैं कि कितना बढ़िया सुंदर दृश्य है, कैसा। उसमें बोलते बोलते वो देखते हैं कि एक किनारे पर एक बगुला वो वहाँ बैठा है। तो लक्ष्मण से कहते हैं भगवान राम, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकोयम परम धार्मिकः। हे लक्ष्मण, ये बगुले को देखो, ये बगुला ये बड़ा धार्मिक दिखाई देता है। क्यों? शनैः शनैः पदम धत्ते जीवानाम वद शंकया। वो एक एक पैर बहुत धीरे धीरे रखता है, इसलिए कि कहीं कोई जीव की हानि ना हो जाए, कोई जीव मर ना जाए। कितना वो धार्मिक है, कितना वो ध्यान रख रहा है। एक एक कदम इसलिए उठा उठा के रख रहा है कि किसी जीव की हत्या न हो जाए, वो मर न जाए। तब तक चट्टान के नीचे से एक आवाज़ आती है, एक मछली की आवाज़ आती है। वो कहती है, सहवासी विजानाति सहवासी विचेष्टितुम। आप तो बाहर से आए हैं, भगवान राम को वो कह रही है, आप तो बाहर से आए हैं। जो साथ में रहते हैं, पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। हम इसको जानते हैं, ये बगुला तो रोज आता है, लेकिन इसको हम जानते हैं इसकी चेष्टा क्या है। सहवासी विजानाति सहवासी विचेष्टितुम बकः किम वर्णिते राजन ये ना हम निष्कुलीकृतः। इस बगुले की आप बड़ी महिमा कह रहे हैं, इसने हमारा पूरा खानदान खत्म कर दिया। मैं तो चट्टान के नीचे छुपी हुई इसलिए बच गई। तो ऐसे जो बगुला भगत हैं, ये सफ़ेद चोगा पहन करके मतांतरण करते हैं, वो सेवा नहीं है। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जो सेवा है वह सेवा है जो निस्वार्थ की जाए। सेवा जो है वह कर्तव्य भाव से की जाए। सेवा वह है जो पूजा भाव से की जाए, अपनत्व भाव से किया जाए। और जो सेवा जिनकी हम करते हैं वो हमेशा सेवा लेने वाले ही बने रहें, ऐसा ना हो। वो भी समर्थ हो जाएं और दूसरे की चिंता करें, दूसरे की भी वो सेवा कर सकें। ऐसा उनको समर्थ बना देना है कि दूसरे समाज के अन्यान्य बंधुओं की भी वो सेवा कर सकें। यह है सेवा। तो इस नाते से हम जो कहते हैं कि जो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो सेवा का कार्य समाज में अपनत्व भाव से, समाज में कर्तव्य भाव से, समर्पण भाव से, और उनको समर्थ बना देना जिससे कि वो अन्यान्य दूसरों की भी सेवा करने के लिए समर्थ हो सकें। यह है सेवा भाव। और इसलिए भावराव देवरस सेवा न्यास के द्वारा इस प्रकार का यह जो एक परम, जो कहते हैं कि सेवा ही परमो धर्मः, यह परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। श्रेष्ठ कार्य, धर्म का मतलब कर्तव्य भाव है। यह कर्तव्य यह हम सब करते चलें और समाज को भी इसकी प्रेरणा मिल सके। इसके लिए ही ऐसे जिन्होंने सेवा कार्य प्रत्यक्ष किया है उनका आज हमने सम्मान किया है। हम सब इसके लिए अभिभूत हैं कि वो ऐसे कार्य को और आगे बढ़ाते चलें। समाज में इस प्रकार का एक वातावरण बना रहे और आगे अपना समाज, अपना देश एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय स्वांत रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भावराव जी के जीवन से जुड़े संस्मरण एवं सेवा कार्यों के विषय में हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं न्यास से अनेक वर्षों से जुड़ी श्रीमती स्वाति गर्ग जी से आग्रह कि वे आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। भावराव देवरस सेवा न्यास द्वारा आयोजित 30वां सेवा सम्मान कार्यक्रम संपन्नता की ओर अग्रसर है।
आप सभी की सहभागिता से ही यह कार्यक्रम आयोजित हो पाया है। सर्वप्रथम आज जिन महानुभावों को सम्मानित करके हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं, ऐसे सेवाभावी श्रीमान मोहन नागर जी जो बैतूल से पधारे हैं, एवं श्री विक्रम सिंह जी जो दिल्ली से आए हैं, न्यास की तरफ से आपका धन्यवाद जो आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान स्वांत रंजन जी, आप पर अखिल भारतीय दायित्व है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपका प्रवास रहता है। अपनी इस व्यस्तता के बीच में आपने कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष जो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, श्री श्याम बागड़े जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। इस सभागार में उपस्थित गणमान्य श्री दुर्गा दास जी उइके, सांसद बैतूल मध्य प्रदेश, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, आपका भी हार्दिक आभार। सबसे महत्वपूर्ण आप सभी अतिथि आगंतुक जो सदैव हमारे निमंत्रण पर अपने बहुमूल्य समय में से न्यास के कार्यक्रमों के लिए अपना समय निकालते हैं, आपका स्नेह एवं सहयोग हमें भविष्य में ऐसा ही मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में व्यवस्था में लगे न्यास के कार्यकर्ता बंधुओं एवं एनडीएमसी हॉल के प्रबंधन का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। अंत में आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक नमन। धन्यवाद। आप सभी के टेबल के आगे ये सेवा संवाद हमारी मानसिक प्रतीका और जल चालीसा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप सब अपने घर पे ले जाएं और जिनको ना मिले वो मंच से ले लें यहाँ पे। और अब मैं राष्ट्रगान के लिए सबको अनुरोध करूंगी कि वे सब खड़े हो जाएं। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले खर खर वाले अबला के नुमारत बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिधि तुमि मर्म प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला
की, भारत माता की जय। धन्यवाद।